Hello everyone. Today we are here to study our chapter 5 from class 11th English Hornbill book, and the title of the chapter is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala. So student, in this chapter title जैसे बता रहा है एलिंग प्लानट. इस चैप्टर में नानी पालखीवाला ने बताया है प्लैनेट अर्थ के बारे में, और वो कह रहे हैं कि ये जो प्लैनेट है एलिंग है. एलिंग मतलब बीमार, तो मतलब जो अर्थ की जो कंडीशन है वो डिट्रियोरेट होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है. द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था ग्रीन मूवमेंट रोल. ये वर्ल्ड लेवल पे चला था और इस मूवमेंट में काफ़ी देशों ने जो था साथ दिया था इस मूवमेंट का, और उन्होंने ये कहा था कि हमारी अर्थ जो है उसकी कंडीशन जो है बहुत ख़राब होती जा रही है, तो उसको कैसे हम सस्टेन डेवलपमेंट में चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इस मूवमेंट में उस चीज़ के बारे में बताया गया था. तो ये जो चैप्टर है हमारा, दिस चैप्टर इज़ एन आर्टिकल बेसिकली. This article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express newspaper on 24th November 1994. The issue that he had raised regarding the declining health of the earth continued to have relevance. तो इस आर्टिकल में उन्होंने अर्थ की जो कंडीशन डिक्लाइन होती जा रही है उसकी हेल्थ, उसके बारे में बताया है, जो अभी भी जो है डिक्लाइन हो रही है. तो सोचिए 1994 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था और 1994 में ये बात उन्हें फील हो रही थी कि जो अर्थ है वो हमारी वो होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है. और आज देखिए 2020 मतलब आफ्टर 26 ईयर्स, तो मतलब क्या हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, राइट. तो इसी मोमेंट के बारे में चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पता चलेगा कि नानी ने हमें क्या एक्सप्लेन किया है. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. अब इसमें नानी पालखीवाला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें याद नहीं आता वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई ऐसा मूवमेंट जिसने पूरी ह्यूमन रेस, पूरे मानव जाति के ऊपर अपनी पकड़ बना ली हो कंप्लीटली, पूरी तरह से, और इतनी जल्दी जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने, जो कि लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था. देखिए 25 साल पहले मतलब 1994 में ये लिखा गया था, उससे भी 25 साल पहले ये ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. और नानी पालखीवाला बता रहे हैं कि इस मूवमेंट ने पूरी ह्यूमन रेस पे बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना ली थी, ग्रिप बना ली थी. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक. कहते 1972 में वर्ल्ड लेवल पे ये जो था ग्रीन पार्टी बनाई गई न्यूजीलैंड में, और तब से ये मूवमेंट जो है इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मतलब ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता गया. तो 1972 में जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि वी हैव शिफ्टेड मतलब हम लोग ह्यूमन्स क्या हो गया, उन्होंने अपना नज़रिया बदल लिया है, शिफ्ट कर लिया है, बदल लिया है. एक उम्मीद है इररिवोकेबली मतलब जो कि बदल नहीं सकती. ठीक है, क्या उम्मीद उन्होंने करी है, वो कहते हैं कि उनका जो नज़रिया बदला है फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू. जैसे वो पहले अर्थ को एक मशीन की तरह देखते थे, मैकेनिकल व्यू था उनका, उन्हें लगता था एक मशीन की तरह हम इसको यूज़ करते रहें. उस व्यू से हटकर अब उन्होंने किस तरफ देखना शुरू कर दिया, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. होलिस्टिकल मतलब होता है ट्रीटिंग एज अ होल एंड अफेक्टिंग द होल कंपोनेंट एज अ पार्ट ऑफ नेचर. मतलब ये होलिस्टिक है कंप्लीटली, मतलब हम कंप्लीटली एक देखते हैं, और इकोलॉजिकल मतलब अगर हम इसमें नेचर के साथ कुछ करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है सारी पूरी अर्थ के कंपोनेंट्स पे पड़ेगा. ठीक है. It is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus. कहते ये जो शिफ्ट हुआ था ह्यूमन परसेप्शन मतलब इंसान की जो सोच में जो चेंज आया था, जो शिफ्ट हुआ था, वो इतना रिवोल्यूशनरी था जितना कि
कोपेर्निकस जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब कोपेर्निकस ने 16th सेंचुरी में लोगों को बताया था, समझाया था कि अर्थ और जो दूसरे प्लैनेट हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जो थॉट उन्होंने बताई थी उतनी ही रिवोल्यूशनरी ये सोच जो है लोगों की जो है बदली थी, जो अब वो मैकेनिकल मशीन की तरह ना देख के एक ह्यूमन मतलब जो है अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझने लग गए। वो सोचे इसमें अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो पूरे नेचर को इफेक्ट करेगा। तो ये जो सोच थी उतनी ही ज़्यादा मैनकाइंड ने रिवोल्यूशनरी हुई जितनी कि कोपेर्निकस की थॉट थी ये। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, तो कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ इन मानव हिस्ट्री में, मानव इतिहास में, कि कोई ऐसा मतलब सोच है जो पूरी वर्ल्ड वाइड, मतलब नॉट इवन अ कंट्री, एक कंट्री नहीं पूरी दुनिया जो है ये सोच उन्होंने रखी। क्या रखी कि जो अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, एक बहुत बड़ी जीती जागती चीज़ जिसके हम सब पार्ट्स हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। इसके अपने ही क्या है मेटाबॉलिक नीड्स, फिजिकल नीड्स जैसे कहा जाता है कि इनकी अपनी ही वो नीड्स हैं, और वाइटल प्रोसेस, वाइटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी जो ज़रूरतें हैं इसकी खुद की भी ज़रूरतें हैं जिन्हें हमें ज़रूरत है रिस्पेक्ट करने की और उनको प्रिजर्व बचा के रखने की। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अर्थ की जो इम्पोर्टेंट ये साइन है ये दिखाते हैं कि जो इसकी जो कंडीशन है, जो इसकी हेल्थ है वो क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, एक पेशेंट की तरह अब हमें अर्थ जो है एक पेशेंट की तरह दिख रही है जिसकी जो हेल्थ है बहुत ही ज़्यादा गिर रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। कहते हैं कि अब हमें क्या है रियलाइज़ करने की ज़रूरत है जो हमारे एथिकल ऑब्लिगेशन है, जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, हमारा कर्तव्य है, टू बी गुड स्टीवर्ड्स। स्टीवर्ड्स होते हैं मैनेजर, टेक केयर करने वाले। तो कहते हैं कि ऐसे हमें ऐसे लोगों की तरह मतलब हमें अपने कर्तव्य को ऐसे निभाना है जैसे एक अच्छा जो मैनेजर सारी चीज़ों को संभालता है। तो कहते हैं कि ये जो प्लैनेट है हमारा, इसको भी हमें संभाल के रखना है जैसे एक मैनेजर अपनी जगह को संभाल के रखता है। तो उस तरह की अब हमें अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी की तरह। ट्रस्टी कौन होता है? जो सारी चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से देख रेख करता है। किस चीज़ के लिए? ऑफ द लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ये जो अर्थ है हमें उनको वैसे ही वापस लौटानी है, एक अच्छी कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में हमें उन्हें लौटानी है। तो हम इसकी टेक केयर करेंगे अच्छे से। इस चीज़ के लिए नानी पालकी वाला ने बोले कि अब हमें उस तरह से, उस नज़रिए से इस अर्थ को देखना है। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. अब इसमें क्या कह रहे हैं? The concept of sustainable development. Sustainable development क्या होता है? Economic development without depletion of natural resources. कहते हैं ये जो हमारी एक जैसे सोच है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमें करनी है कंट्री की, ठीक है, लेकिन वो किस बेस पे करनी है? उससे हम नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, सस्टेन करें ऐसी डेवलपमेंट को। वॉज पॉपुलराइज्ड, ये पॉपुलराइज कब हुई थी? 1987 में, जिसे वर्ल्ड कमीशन जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में की जो वर्ल्ड कमीशन है 1987 में, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था दुनिया को। इन इट्स रिपोर्ट it defined the ideas as development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their needs. अब ये क्या कह रहे हैं? इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि जो हम डेवलपमेंट करेंगे हमारी मतलब प्रेजेंट की जो हमारी अभी की वर्तमान की जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरा करेगा ये डेवलपमेंट, राइट। लेकिन इसमें जो है
हमें कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी ना हो सके। मतलब हम अपनी प्रेजेंट की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लें और फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उनके लिए हम कुछ ना छोड़ें। तो हमें वो थॉट नहीं रखनी है। That is, without stripping the natural world of resources future generations would need. इसका मतलब ये है कि हमें बिना किसी स्ट्रिपिंग क्या होता है, मतलब एग्जॉस्ट करने, मतलब पूरी तरह से कंज्यूम कर लेना। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो रिसोर्सेज नेचुरल वर्ल्ड के हैं, नेचर के जो रिसोर्सेज हैं, हमें उन्हें पूरी तरह ख़त्म नहीं करना है। हमें जो फ्यूचर जनरेशन में जब उन्हें ज़रूरत होगी तो हमें उसको अपने पास रखना, मतलब हमें उनको संभाल के रखना है और लिमिटेड तरीके से। ऐसे ना हो कि हम एक्सेस में चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हम देख के चीज़ें यूज़ करें, राइट। कि हमें ये सोच के चलना है कि हमारे आगे वाली जनरेशन को भी ये चीज़ें मिले, इन चीज़ों का फ़ायदा मिले। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. अब वो कहते हैं कि एक जाम्बिया में एक लुसाका जगह है जहाँ पर एक केज रखा हुआ है, वहाँ पे जू में केज रखा हुआ है और उस केज पे नोटिस लगा हुआ है कि दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल, खतरनाक एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल, जबकि इस केज के अंदर कोई एनिमल नहीं है, बट अ मिरर, सिर्फ एक मिरर है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ पे तुम अपने आप को देखते हो। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. अब कहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में जो अलग अलग एजेंट्स काम कर रहे हैं, एजेंसीज काम कर रही हैं इस मुद्दे पर, ग्रीन मूवमेंट पर, उनका शुक्रिया कि उन्होंने क्या किया है, एक नई अवेयरनेस जगाई है, हैज़ नाउ अडॉन्ड, जो अटेंशन कहाँ दे रही है, अपने दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल पर। और दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल क्या है? जब हम मिरर में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? अपनी ही इमेज दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो केज है उसमें कोई एनिमल नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी फ़ोटो दिखाई देती है। और इसमें दिखाया गया कि इंसान ही इस दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल है, क्योंकि वो खुद ही क्या कर रहे हैं, चीज़ों को स्पॉइल कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यही सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल हुआ। वही और ज़्यादा रिसोर्सेज एनिमल्स को भी ख़त्म कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन वगैरह हो रहा है, एनिमल सारे जो हैं गायब होते जा रहे हैं, उनके हैबिटेट्स ख़त्म होते जा रहे हैं, राइट। तो इस सेंस में बताया कि जो इंसान है वही सबसे डेंजरस एनिमल है इस अर्थ पे। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब इंसान ने रियलाइज़ कर लिया है और उसने अपनी सोच को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। और शिफ्ट करके क्या कर दिया है, उसने डोमिनेंस नहीं दिखाना, मतलब अपने पूरे जो अर्थ पे उसने ये नहीं दिखाना कि ये पूरी अर्थ मेरी है, तो वो डोमिनेट नहीं करना है, बल्कि क्या सोच हुई है अब उसे कि उसे पार्टनरशिप में रहना है। इंसानों की अब सोच जो है बदल गई है इस मूवमेंट के बाद। अब वो सोचने लगे हैं कि अर्थ पे सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि उतनी ही और एनिमल्स की है जितनी कि इंसानों की है। तो अब हमें उन एनिमल्स के साथ, उन बाकी स्पीशीज़ के साथ पार्टनरशिप में रहना है, बजाय कि उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने, अपने राइट्स नहीं दिखाने हैं हमें। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. अब कहते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, एक लिस्ट बनाई है जिसमें 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ हैं। मतलब 1.4 मिलियन स्पीशीज़ आदमी के साथ साथ, इंसानों के साथ साथ 1.4 मिलियन स्पीशीज़ जो है इस अर्थ को शेयर कर रही हैं। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. अब
इसमें देखिए कहते हैं कि एस्टिमेट जो है वो वेरी करता है, बदलता है वाइडली, क्योंकि जो अभी भी कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे लिविंग स्पीशीज़ है जिनकी लिस्ट नहीं बताई, मतलब जिनका नाम तक नहीं पता है लोगों को, ऐसे बहुत से और भी स्पीशीज़ हैं। बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो है ये मानते हैं कि 3 से 100 मिलियन तक और भी लिविंग स्पीशीज़ जो अभी भी लैंग्वेज है, मतलब वो अभी भी, वो क्या है लैंग्वेज मतलब होता है रिमेन इन अनप्लेजेंट कंडीशन, मतलब वो अभी भी कहीं छुपी हुई हैं, अननेम्ड इन इग्नोमीनियस डार्कनेस। इग्नोमीनियस डार्कनेस का मतलब होता है बहुत ही अननोइंगली, मतलब उस शेमफुल उसमें रह रही है, अंधेरे में है, अंधेरे में है मतलब अननोइंगली। तो कहते हैं अभी भी 3 से लेकर 100 मिलियन तक और भी लिविंग स्पीशीज़ हैं जो अभी तक मतलब पता नहीं चला है जिनके बारे में, और जिनका नाम तक हमें नहीं पता, वो ऐसे अंधेरे में अभी भी छुपी हुई हैं जिनका हमें नाम तक नहीं पता, वो भी हमारे साथ जो है अर्थ शेयर कर रही है। तो लिस्ट तो सिर्फ 1.4 मिलियन की बनी है, और कहते हैं 100 मिलियन ऐसी और स्पीशीज़ भी होंगी जो अर्थ पर है अभी, जिनके बारे में ह्यूमन को नहीं पता है। One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brent Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. अब देखिए कहते हैं कि एक इंटरनेशनल कमीशन थी जिसे कौन जो डील करता था, मतलब अमंग एलिया मतलब होता है, इंटर एलिया का मतलब है अमंग अदर थिंग। कहते हैं कि और चीज़ों के साथ साथ वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में भी वो कमीशन जो है सोचती थी, और उस कमीशन वो जो उसका नाम था ब्रांड कमीशन, ठीक है। और उस ब्रांड कमीशन में एक इंडियन भी थे जो उसके मेंबर थे, और उनका नाम था मिस्टर L.K. झा। The first brand report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert, impoverished landscape and ailing environment? वो कहते हैं, अब कहते हैं ये जो फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम अपने सक्सेसर्स जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए स्कॉर्च प्लैनेट छोड़ के जाएंगे क्या, मतलब स्कॉर्च प्लैनेट बहुत ही ड्राई प्लैनेट छोड़ के जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा डेजर्ट बनते जा रहे हैं, मतलब चीज़ें जो है हम बैरन करते जा रहे हैं, जो धरती है वो बैरन होती जाए, अब उसमें और ज़्यादा फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती तो वो डेजर्ट बनती जा रही है, इस तरह की अर्थ छोड़ के जाएंगे। इम्पोवरिश लैंडस्केप, इम्पोवरिश मतलब डैमेज, ऐसी लैंडस्केप नेचर, ऐसी नेचर जो कि बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। लैंडस्केप मतलब होता है नेचर सीन, जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स, रिवर, स्काई, इनकी जो इमेज होती है दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्केप। तो कहते हैं क्या हम ऐसा नेचर डैमेज नेचर छोड़ के जाएंगे, या फिर एलिंग एनवायरनमेंट, एलिंग मतलब बीमार, एनवायरनमेंट जो है हमारा बीमार एनवायरनमेंट, क्या हम बीमार एनवायरनमेंट छोड़ के जाएंगे अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospects, point out that the Earth's principal biological systems are 4. अब लेस्टर आर ब्राउन उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, कहते हैं उसमें उन्होंने अर्थ के जो प्रिंसिपल होते हैं उसमें बायोलॉजिकल 4 मेन उन्होंने बायोलॉजिकल सिस्टम बताए हैं, और वो बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम है, फिशरीज जो मछली पकड़ना वगैरह होता है, फॉरेस्ट हैं जो फसलें वगैरह उगाते हैं, ग्रासलैंड्स हैं और क्रॉपलैंड है, ये सारे क्या है, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये चारों ही, इन चारों, ये जो है ये मेन है, बेसिक हमारे कह लो कि बेसिक सिस्टम है जिनसे हमारी कंपनी में क्या, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, एक ग्लोबली इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो हमारी कंट्री जो इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, तो कह रहे हैं ये 4 जो है मेन बेसिक हमारी वो है अर्थ के प्रिंसिपल सिस्टम्स हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हम लोगों को खाना सप्लाई करने के साथ साथ दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स।
कहते हैं कि हमें खाना सप्लाई करने के अलावा ये जो 4 सिस्टम है, इनका जो मेन रोल है, ये क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल देते हैं इंडस्ट्रीज़ को। सिर्फ मिनरल्स और पेट्रोलियम जहाँ पर बनते हैं, जो सिंथेटिक्स होता है, मैन मेड, जो आर्टिफिशियली जो बनाते हैं पेट्रोलियम वगैरह और मिनरल्स जहाँ से निकलते हैं, बस उन इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सब जगह जो ये 4 हमारे बेसिक सिस्टम है, ये हर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an sustainable development. कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े एरियाज में हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है वो क्लेम करते हैं, क्या क्लेम करते हैं, कहते हैं कि ये क्लेम करते हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं ये एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए, अनसस्टेनेबल लेवल, मतलब जहाँ पर उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा, इनको बना के नहीं रखा जा रहा, मतलब इन चीज़ों का, इन सिस्टम का एक्स्ट्रा यूसेज किया जा रहा, अ पॉइंट वेयर द प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड। ऐसी जगह है जहाँ पर इनसे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इम्पेयर्ड होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। और कह रहे हैं अगर ऐसा होगा, व्हेन दिस हैपन फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर, और जो जंगल है वो गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्ट लैंड। बैरन वेस्ट लैंड मतलब ऐसी वेस्ट लैंड, ऐसी ज़मीन जो कि बैरन है, मतलब जहाँ पर कुछ भी फर्टिलाइज नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये जो ग्रास लैंड है ये बैरन वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड क्रॉप लैंड डिटेरियोरेट, और जो क्रॉप लैंड्स है जिन पे हम फसल उगाते हैं वो भी डिटेरियोरेट हो जाएंगे, मतलब उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर नानी पालकी वाला बता रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है यहाँ पे लोग क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन के कॉन्शियस है, उन्हें लगता है हमें प्रोटीन मिलना चाहिए बहुत ज़्यादा, उससे हमारी जो है हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इतनी ज़्यादा उनमें प्रोटीन लेने की भूख है कि वो क्या करते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं। क्यों? उन्हें फ़िश में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो क्या करते हैं फिशरीज़ करने वाले, क्या करते हैं, जितना उनकी फ़िशेज़ जो है लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं तो वो और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं। तो कहते हैं हर रोज़ जो है ओवर फिशिंग करना तो एक आम बात हो गई है। अब ओवर फिशिंग हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, नेचर का एक पार्ट, एक जो मरीन एनिमल्स है उनका स्पॉइल करते जा रहे हैं, राइट। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. और जो गरीब देश हैं जहाँ पर जो लोकल फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं, डेसिमेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड, वो भी ख़त्म करते जा रहे हैं। क्यों ख़त्म करते जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती है। तो जो आसपास जो फॉरेस्ट होता है उनको उसमें से लकड़ियाँ काट काट के यूज़ करने के लिए, अपनी फायर का वुड की तरह वो यूज़ करने के लिए जंगल जो है उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. अब कहते हैं कि कई जगह तो ये जो फायरवुड है इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि हमें ये नहीं पता चलता कि जो पोट के अंदर जा रहा है, मतलब पोट के अंदर मतलब हम जो खाना बनाते हैं गैस, यूजुअली हम लोग गैस पे बनाते हैं, लेकिन जो गरीब देश हैं, जो पहले मतलब 1994 की बात हो रही है ये तो उस टाइम तो देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो चूल्हे पे खाना बनाता था। तो कहते हैं जो खाना चूल्हे पे बनता था उस पोट के अंदर जिसमें खाना बनता था उसके अंदर जो सामान था वो तो क्या है, कम रेट का है, लेकिन जो चूल्हे के नीचे व्हाट गोज इनसाइड, जो अंदर जा रहा है फायर में, वो ज़्यादा महंगा है। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली जो फायरवुड हम यूज़ कर रहे हैं वो इतनी जो हमारे जंगलों को ख़त्म करके बनाई गई है, तो उससे जो ज़्यादा नुकसान होएगा, बजाय कि हम 2 पैसे हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हम फ्री में हमें मिल रही है, तो वो कहते हैं कि इससे ये तो वो चीज़ है, बल्कि जो अंदर जो खाना बन रहा है ना वो फिर भी आपका सस्ता है, लेकिन जिस तरह से हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं लकड़ियाँ यूज़ करने के लिए, वो जो है ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। Since the tropical forest is in the world of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. अब कहते हैं कि बाकी आगे देखो बता रहे हैं, नानी पालकी वाला बता रहे हैं कि वर्ल्ड में मतलब डॉक्टर मायर ने बताया कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है, ये वाले जो फॉरेस्ट हैं वो जो है पावर हाउस है। किसका पावर हाउस है?
इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रहती हैं, ऐसा माना जाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा जानवर मिलते हैं, तो इसीलिए वो पावर हाउस माना जाता है डेवलपमेंट का, इवोल्यूशन का। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, गायब होती जा रही है। क्यों एक्सटिंक्ट हो रही हैं? क्योंकि उनको डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो इस वजह से इतनी सारी जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में से, जो कि क्या माना जाता था, पावर हाउस माना जाता था इवोल्यूशन का। It has been well said that the forest precede mankind. ऐसा बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि जब फॉरेस्ट है वो प्रीसीड करते हैं मैनकाइंड को, मतलब इंसानों के आने से पहले फॉरेस्ट आए थे। डेजर्ट्स फॉलो, लेकिन अब इंसान जो है वो उस नेचर का, उन फॉरेस्ट का ऐसे यूज़ कर रहा है कि वो उनके अपने पीछे क्या छोड़ता जा रहा है, डेजर्ट्स, मतलब उनको इतना ज़्यादा स्पॉइल कर रहा है, इतना ज़्यादा ख़राब कर रहा है कि वो जो फॉरेस्ट हैं जो इंसानों के आने से पहले इतनी अच्छी कंडीशन में थे, इंसान उन्हें यूज़ कर करके जो है उन्हें डेजर्ट बनाता जा रहा है। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. कहते हैं जो दुनिया की जो सबसे पुरानी क्या मानी जाती है, पेट्रीमनी जो होता है, पेरेंटल हेरिटेंस, जो हमारी धरोहर, जो पेरेंट्स हमारे, जो दादा परदादा हमारे लिए छोड़ के जाते हैं वसीयत, उसे बोलते हैं पेट्रीमनी। तो कहते हैं कि जो दुनिया की जो पुरानी पेट्रीमनी मानी जाती है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो भी क्या है, इरोड होते जा रहे हैं। इरोड होना मतलब बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। और कितनी तेज़ी से, क्या रेट बताया है इसमें, एक साल में 40 to 50 मिलियन एकड़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। और जो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है डंग का, डंग मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, जैसे काउ डंग हम लोग यूज़ करते हैं जलाने के लिए। तो ये जो हम बर्निंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो डिप्राइव करता है। किसको डिप्राइव करना, मतलब वंचित करना। हमारी जो सॉइल है, हमारी जो धरती है, ये जो डंग्स हैं ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं, लेकिन उसको भी हम यूज़ करते जा रहे हैं जलाने के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। उसकी वजह से जो ज़मीन का जो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, वो भी इंसान अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। The World Bank estimate that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. अब ये 1994 में आर्टिकल छपा था, तो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगाया है कि 2000 ईयर तक जितनी हमें फ्यूल वुड की ज़रूरत होगी, जलाने की लकड़ी की जो डिमांड होगी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें 5 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट उगाने होंगे, 5 गुना ज़्यादा हमें जो है प्लांटेशन करनी पड़ेगी। जेम्स पेथ, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. जेम्स पेथ कहते हैं, जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किसी दिन कहा था कि ऐसा माना जाता है कि हर एक सेकंड में हम 1 एकड़ फॉरेस्ट खो रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो 1.5 एकड़ के आसपास पहुंच रहा है, कि हम हर एक सेकंड में दुनिया में 1.5 एकड़ फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो रहे हैं हमारे। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. अब आगे नानी पालकी वाला बता रहे हैं कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 48 में बताया गया है कि जो स्टेट्स हैं वो एंडेवर करेंगी, मतलब कोशिश करेंगी प्रोटेक्ट करने की और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने की, और जो फॉरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और जो कंट्री हमारे देश की वाइल्ड लाइफ है उसको वो सेफ रखेंगी। इस तरह की मतलब स्टेट जो है पूरी कोशिश करेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. लेकिन अब हमारी बदकिस्मती क्या है, सच्चाई यही है कि जो लॉज हैं वो कभी भी इंडिया में ना तो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, ना ही उनको कभी लागू किया जाता है।
For instance, the constitution says casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of operation of the constitution. कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें जातिवाद, छुआछूत, बंधुआ मजदूर, ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 44 साल बाद भी ये चीज़ें इतनी शेमलेसली बढ़ती जा रही हैं. तो ये 1994 के हिसाब से वो बता रहे हैं. आगे कह रहे हैं, recent report of our parliament's estimate committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. कहते हैं हमारी जो पार्लियामेंट ने की एस्टिमेट कमेटी है उसने हाईलाइट की एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया है कि इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं पिछले 40 सालों में बहुत ही डेंजरसली कैटास्ट्रॉफिक होता है, बहुत ही बुरी तरह से उनको ख़त्म डिप्लेशन मतलब ख़त्म किया जा रहा है, इतनी बहुत तेज़ी से उनको जो है ख़त्म किया जा रहा है. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर. कहते हैं एक रिलायबल डेटा के हिसाब से इंडिया जो है वो एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट जो है ख़त्म कर रहा है. लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस. कहते जो बड़े बड़े एरिया हैं जिनको ऑफिशियली बोला गया था कि ये तो फॉरेस्ट ही रहेंगे हमेशा, उनको तो पर्सनली क्या कर दिया गया, वर्चुअली मतलब एब्सोल्युटली ट्रीलेस, वहाँ के सारे ट्रीज जो हैं ऑलरेडी कट कर दिए गए हैं. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. कहते हैं जो गवर्नमेंट अपना कैलकुलेशन दिखाती है कि इतने फॉरेस्ट कट गए हैं, बट एक्चुअल में जो है उससे 8 गुना ज़्यादा ट्रीज़ और जो इतने 8 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो चुके होते हैं. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. अब कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने क्या किया, 3 साल स्टडी की है सैटेलाइट्स के थ्रू, और एरियल फोटोग्राफी होते हैं जो ऊपर से मतलब एयर में जो ऊपर से स्काई में से फ़ोटोग्राफी की जाती है. तो उन सैटेलाइट्स और जो एरियल फ़ोटोग्राफी के थ्रू जो स्टडी की है तो उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि जो एनवायरनमेंट है वो इतना बुरी तरह डिटेरियोरेटेड, मतलब बहुत ही बुरी उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही गिरती जा रही है और इतनी बैडली बुरी तरह से गिर रही है दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़. जिन 88 कंट्रीज़ में ये इन्वेस्टिगेशन की गई है उनमें जो है ये इन्वायरमेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है. There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. अब आगे नानी पालकी वाला बता रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है किस चीज़ के लिए, डिस्टॉर्टिंग करने के लिए, मतलब स्पॉइल करने के लिए, ह्यूमन सोसाइटी का फ्यूचर है उसको ख़राब करने के लिए जो वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वो उसका एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है. इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन. अब क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि कई लाखों साल लग गए थे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है 1 बिलियन तक पहुंचने में. That was the world population around the year 1800, मतलब 1800 के अराउंड जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी. By the year 1900 a second billion was added. अब देखिए लाखों साल लग गए थे 1 बिलियन तक पहुंचने में और सिर्फ 100 सालों में एक और बिलियन ऐड हो गया. And the 20th century has added another 3.7 billion. और 20th सेंचुरी में तो ये 3.7 बिलियन इसमें और ऐड हो गया. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन. तो ये जो 94 के हिसाब से बता रहे हैं कि प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन है, अब तो बहुत ही ज़्यादा होगी. एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन. कहते हैं हर चौथे दिन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 1 मिलियन बढ़ जाती है. Fertility falls as income rises, education spreads and health improves.
अब देखिए आगे इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, नानी पालकी वाला कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, वो एजुकेशन हासिल करता है, एजुकेशन स्प्रेड करता है, मतलब अपनी फैमिली को एजुकेट करता है, हेल्थ इम्प्रूव, और उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती है तो उससे क्या होता है, फर्टिलिटी फॉल्स हो जाती है, मतलब वो जो बच्चे पैदा करते हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि वो एजुकेटेड हो जाते हैं, हेल्थ की समझ आ जाती है उन्हें, एजुकेशन की समझ आ जाती है, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये अगर हम कम बच्चे करेंगे तो जो है हमारा जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे ही इनकम राइज होती है, वो पढ़ते लिखते हैं, हेल्थ इंप्रूव होती है, तो फर्टिलिटी जो है उनकी कम हो जाती है। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो डेवलपमेंट है, जो तरक्की है, वो एक बेस्ट कॉन्ट्रासेप्ट के तौर पे है, मतलब जो बच्चे पैदा कम करने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उसके हिसाब, मतलब डेवलपमेंट उस तरह का काम कर रही है। बट डेवलपमेंट itself may not be possible if the present increase in numbers continue। कहते हैं लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट से ही बात नहीं बनेगी, डेवलपमेंट ही पॉसिबल नहीं है कि हमारी जो प्रेजेंट नंबर जो है, पॉपुलेशन है जो इतने, ऐसे ही अगर ये कंटिन्यू होते रही, बढ़ती रही, तो हम यूँ नहीं कह सकते कि सिर्फ डेवलप होने से ही मतलब काम चल जाएगा। हमें मतलब जो है लोगों को और ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। द रिच गेट रिचर, जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं, एंड पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर, और जो गरीब लोग हैं बिगेट करते हैं, बिगेट मतलब प्रोड्यूस करना, मतलब जो गरीब है वो बच्चे पैदा करते हैं, और जो कि क्या करते हैं, विच कंडेम देम, और जो उनको मजबूर कर देते हैं गरीबी में ही रहने पर। ऑब्वियसली अब जितनी बड़ी फैमिली है उन बच्चों को वो पालने पोसने में पैसा खर्च कर देते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, तो ना वो किसी और काम में जाते हैं, वो गरीब ही रह जाते हैं, फिर ना उनको पढ़ाई लिखाई मिलती है, ना उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो कहते हैं कि गरीब तो बच्चे पैदा कर करके गरीब ही रह जाता है, लेकिन जो अमीर, जो पढ़े लिखे कम बच्चे पैदा करते हैं, वो एजुकेट करते हैं, और वो जो है वो अमीर बनते जाते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। अब जिस तरह से गरीब लोग क्या सोचते हैं, ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम ज़्यादा बच्चों को काम पे भेजेंगे और हमें पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर नानी पालकी वाला कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे का मतलब ये नहीं होता कि हमारे घर में ज़्यादा काम करने वाले लोग आ गए हैं, मरली मोर पीपल विदाउट वर्क। ये तो सिर्फ वही चीज़ है कि ज़्यादा लोग और बिना काम के। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। अब कहते हैं इट इज़ नॉट सजेस्टेड। अब यहाँ पर वो कहते हैं मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि हमें इंसानों को जो है जानवरों की तरह बिहेव करना चाहिए, उनके साथ ट्रीट करना चाहिए और उन्हें ज़बरदस्ती स्टेरलाइज्ड कर देना चाहिए। स्टेरलाइज मतलब कि वो आगे बच्चे ना पैदा, फर्टिलाइज जो है उनका वो रोक देना ज़बरदस्ती, ताकि जो है वो बच्चे पैदा ना कर सके। ऐसा मतलब हमें ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमें ज़बरदस्ती करके ऐसा करें, बट there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion। कहते हैं लेकिन हमारे पास कोई और अल्टरनेट नहीं है। वॉलेंटरली मतलब अपनी इच्छा से, वॉलेंटरी हम जो है जब तक मतलब वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग तभी होगी मतलब बिना कोएर्जन के। कोएर्जन क्या होता है? ज़बरदस्ती करना किसी के साथ। तो कहते हैं कि ज़बरदस्ती किए बिना जो है हम वॉलेंटरी इच्छा के साथ फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसके हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें थोड़ी ज़बरदस्ती करेंगे तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। कहते हैं अब ये चॉइस हमारी है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है या परपिचुएशन मतलब होता है कंटिन्यू, कि हमें अपनी गरीबी को कंटिन्यू रखना है। ये आप सोच के चलो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इन दोनों में से क्या चूज़ करना है। अब ये देखिए 94 की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका को दोनों इकट्ठे कर दिया जाए तो उनकी पॉपुलेशन से भी बहुत ज़्यादा है। No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of people would die in their hungry huntsments unless population control is given topmost priority। कहते हैं कि no one familiar with the condition in India with doubt that, कहते हैं कि लोग जो है ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि उनकी कंडीशन क्या है,
कि वो ये अच्छी तरह से पता है कि जो ये लोग हैं वुड डाई इन देयर हंगर, कि ये लोग अपनी भूख से ही, अपनी भूखी हटमेंट्स होता है भूखी झोपड़ियाँ, मतलब ये लोग भूख से ही मर जाएंगे बिना, मतलब ये तरक्की करना तो दूर की बात है, ये लोग तो भूख से ही मर जाएंगे। अगर इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अगर हमने नहीं किया तो तरक्की करने की बात तो छोड़ो, ये लोग तो अपनी भूख से, अपनी भूखी झोपड़ियों में ही मर जाएंगे। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of people but of the planet. कहते पहली बार मानव इतिहास में हमने देखा है वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, एक सरपासिंग, ट्रांसेंडिंग होता है जिसको सब लोगों ने माना है, कंसर्न मतलब चिंता का एक कारण है। क्या कारण है कि जो सर्वाइवल है वो लोगों, हमें लोगों के सर्वाइवल को नहीं देखना है कि लोग कैसे जिंदा रहेंगे, हमने वो नहीं देखना है, बट हमें प्लैनेट के बारे में सोचना है। तो ये जो है सब तरह से, सब पूरी दुनिया जो है मतलब इस चीज़ को मानने लग गई है कि अब हमें अपने प्लैनेट को सेव करना है। पहले we have begun to take a holistic view of very basis of our existence. अब हमने क्या देखना शुरू कर दिया, होलिस्टिक व्यू, मतलब कम्प्लीटली व्यू शुरू कर दिया है जो हमारी एग्जिस्टिंग का है, अब हमने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे कि अब 4 जो बताए गए थे, शुरू में बताया है इन्होंने, प्रिंसिपल 4 बायोलॉजिकल सिस्टम थे, फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, क्रॉपलैंड, तो कहते हैं कि अब हमने कम्प्लीटली उनकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आर डिमाइज, इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। कहते हैं इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी डेथ की तरफ ही इशारा कर रहा है, ये हमारा फ्यूचर के लिए एक पासपोर्ट भी हो सकता है। मतलब हमारा फ्यूचर कैसा होगा ये हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा अगर हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से रखेंगे। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नया जो है पूरी दुनिया का एक नया विज़न उभर कर आया है, अशर्ड मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो क्या नया, एक नई सोच आई है, क्या आई है, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो युग है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का युग माना गया है, मतलब अब हर कोई रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपनी कि हाँ उसे जो है इस प्लैनेट को ठीक रखना है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of part. अब ये एक होलिस्टिक कंप्लीट व्यू बन गया है इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के, उससे भी कि हम जो पूरी दुनिया को है एक करके देखते हैं बजाय कि इसको अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में देखने के। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योंकि इस एरा में सबने, इस युग में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो कह रहे हैं इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हमने कहा था कि इंडस्ट्री को ये रॉ मटेरियल्स देते हैं, तो कहते हैं इंडस्ट्री हैं उन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करना है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले युग में। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of chairman of DuPont. कहते हैं कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा अगर सब बिजनेसमैन जो हैं, जो ड्यूपॉन्ट कंपनी के, ड्यूपॉन्ट एक बहुत ही फेमस कंपनी है, उस कंपनी के चेयरमैन के व्यू जो है, चेयरमैन कौन है, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, जो कि जिन्होंने 5 साल पहले डिक्लेयर किया था कंपनी के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। अब देखिए जो चेयरमैन है वो सीईओ होता है कंपनी का, सीईओ मींस द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन जो ड्यूपॉन्ट कंपनी के जो चेयरमैन हैं इन्होंने अपने आप को क्या बोला है, वो है चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। तो कहते कितना अच्छा हो सारे बिजनेसमैन इसी तरह से सोच रखें। He said our continued existence as a leading manufacturer require that we excel in environmental performance. कहते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग जो वो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, अगर हमें उसे कंटिन्यू करना है, हमें अगर अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे रहना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट के लिए जो काम करते हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं, हम उसमें भी आगे रहें। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership,
none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. अब क्या कह रही हैं कि किसी और ये जो नाम दे रखा है मार्गरेट थैचर, ये द प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, तो कह रही है कि किसी और ने इतना अच्छा इंग्लिश में नहीं बोला है जितना अच्छा उन्होंने बोला है, और इतने उनके जो फेलिस्टिशियस वर्ड्स रहे हैं, मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं इन्होंने इतनी अच्छी बात कही है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी। कोई भी जनरेशन, किसी भी जनरेशन का इस अर्थ पर अधिकार नहीं है, फ्री होल्ड नहीं है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हम लोग यहाँ पर ज़िंदगी भर के किराएदार हैं, हमने ये ज़मीन जो है किराए पर मिली हुई है। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और जिसका किराया क्या है कि हमें इसको लीज है, मतलब रिपेयरिंग लीज, मतलब हमें इसको साथ साथ रिपेयर कराते रहना पड़ेगा, रिपेयर करते रहना पड़ेगा, जैसे जैसे ये ख़राब हो रही है इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। अब लेस्टर ब्राउन क्या कहते हैं कि हमने ये अर्थ जो है हमारे पूर्वजों से नहीं ली है, बल्कि ये जो है ये इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिलना, तो ये हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये हमने हमारे बच्चों से उधार ली है। मतलब जो आने वाली जनरेशन है हमने इनसे ये उधार में ली है। और थैचर, मार्गरेट थैचर ने भी यही कहा है कि ये जो हमारा फ्री होल्ड नहीं है इस पर, हम तो किराएदार हैं, हमें तो ये वापस करनी है अपनी जनरेशन को, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी अर्थ को सेव करना चाहिए, इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहिए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो इसका यूज़ कर सके। सो दिस वॉज योर चैप्टर द एलिंग प्लैनेट। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।